हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने देखा उसमें कि कैसे एक करैक्टर दूसरे करैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है, जिसके बेसिस पर मेंडल साहब ने स्टेटमेंट जारी की और क्या कहा अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। वैलिड है। अब मित्रों, अब हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ी सी बातें और बच जाती हैं जो उससे रिलेट कर सकते हैं हम, जो हमारा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि हम सीख चुके हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बताया आपको, अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंट हो तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है ना यहाँ तक तो मित्रों? ठीक है मित्रों, आगे बातें कर लेते हैं। तो मित्रों, अब आप मुझे ये बताइए, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आ रहा था वो क्या था? टेस्ट क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या था? ये देखिए, मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशो क्या था? टेस्ट क्रॉस, सबसे पहले तो बात ये आती है कि टेस्ट क्रॉस क्या था, ये पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं मित्रों आपको पहली वीडियो में कि टेस्ट क्रॉस होता है जब F1 का हम क्रॉस कराएं, किसके साथ? F1 का क्रॉस कराएं रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। चाहे हम मोनोहाइब्रिड के लिए करा लें, चाहे हम डाईहाइब्रिड के लिए करा लें, या मित्रों हम ट्राईहाइब्रिड के लिए करा लें, किसी के लिए भी करा लें, इट डजेंट मैटर। अगर हम F1 का रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ करा रहे हैं तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। वैलिड मित्रों, मोनोहाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आया था वो आया था 1:1। ये तो आपको पता है कि 1:1 आया था। 50% जो आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे? टॉल आ रहे थे। 50% आ रहे थे कैसे? टॉल तो सारे 50% आ रहे थे टॉल और 50% आ रहे थे ड्वार्फ। देखिए कैसे, ये हमने क्रॉस कराया, F1 है रिसेसिव पेरेंटल टाइप, ये था तो ये तो पेरेंट्स ले लिए। गैमेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से मित्रों दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। 50% में जाएगा कैपिटल T और 50% गैमेट में जाएगा स्मॉल t। और यहाँ से जो गैमेट बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे? जिनके अंदर रिसेसिव T होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है मित्रों, उसके बाद ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है। तो इसके साथ जब ये होगा तो मित्रों ये जीनोटाइप बनेगा, और इसके साथ जब ये होगा तो ये जीनोटाइप बनेगा। मतलब जो प्रोजनी बनेगी वो दो तरह की बनेगी, एक तो बनेगी टॉल और एक बनेगी ड्वार्फ। तो 50% मित्रों आ रहा है टॉल और 50% का रेशो आ रहा है क्या? ड्वार्फ का। तो रेशो हो जाता है 1:1। वैलिड? ठीक है। अब मित्रों आपसे कोई पूछे, मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि हमें बताइए डाईहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशो क्या होगा? डाईहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशो क्या होगा? चाहे तो हम निकाल लें, निकाल कर भी कर सकते हैं। वैलिड? भाई निकाल लीजिए, निकाल ऐसे लेंगे, F1 क्या बनेगा डाईहाइब्रिड में? F1 तो ये बनेगा, ये था F1। इसका कराना है रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ। ठीक है, तो मित्रों यहां से जो गैमीट बनेगा वो चार तरह के बताए थे मैंने। ये तो पेरेंट्स हो गए। गैमेट्स की मैं बात करूं तो गैमेट्स चार तरह के हो जाएंगे। कैपिटल R के साथ कैपिटल Y जाएगा कुछ गैमेट्स में, कुछ गैमेट्स में कैपिटल R के साथ स्मॉल y जाएगा, कुछ गैमेट्स में मतलब 25% गैमेट्स में स्मॉल r के साथ कैपिटल Y जाएगा, और फिर 25% गैमेट्स के अंदर
स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा। मियोसिस मित्रों आपको करनी होगी, मैं पढ़ाऊंगा मियोसिस, आप तब देखना मियोसिस में कैसे होता है ये मामला, तब समझ में आएगा मामला मियोसिस का है। यहाँ से मित्रों केवल एक ही तरह का गैमीट बनेगा जिसके अंदर स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। इज दैट क्लियर? अब मित्रों क्रॉस करा देते हैं, ये इसके साथ भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सबका करा दो। तो देखिए मित्रों क्या आएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बंदा तो इस जीनोटाइप का बनेगा। इसका इसके साथ कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, एक बंदा इस जीनोटाइप का बनेगा, या एक इंडिविजुअल इस टाइप का बनेगा। बंदा बोल लो, इंडिविजुअल बोल लो, प्लांट बोल लो, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट बोल लेते हैं, इंडिविजुअल बोल लेते हैं प्लांट की जगह। एक इंडिविजुअल इस टाइप का बनेगा। इसका जब इसका कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा। इसका इसके साथ कराओगे ये बनेगा। मित्रों इस तरह के बने। अब देखिए हम फिनोटाइप देखते हैं पहले कैसे कैसे है। ये कैसा है मित्रों, ये वाला जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, तो मित्रों ये वाला तो होगा राउंड येलो। ये वाला जो होगा, ये मित्रों टेस्ट क्रॉस में करा रहा हूं, डायहाइब्रिड क्रॉस का, माइंड में रखना। राउंड येलो ये क्या होगा, इसकी वजह से कैपिटल आर की वजह से तो राउंड हो जाएगा राउंड, लेकिन क्या ये येलो होगा? येलो नहीं होगा, क्योंकि येलो ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो डोमिनेंट इसमें एक भी नहीं है, जिसकी वजह से मित्रों इसका कलर रह जाएगा ग्रीन। तो एक आएगा राउंड ग्रीन। अब इसमें आ जाइए, इसका अगर हम देखें तो मित्रों देखिए यहां पर राउंड तो आएगा नहीं, क्या आएगा? रिंकल्ड। और कलर कैसा आएगा? शेप तो आ गई रिंकल्ड, कलर कैसा आएगा? कलर आएगा मित्रों इसका येलो। और मित्रों ये देखिए ये आएगा रिंकल्ड ग्रीन। एक एक आ रहे हैं, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। ये रेशो क्या आया? 1:1:1:1 ये आया। अब मित्रों आपसे एग्जामिनर पूछता है अगर कि डाइहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस रेशो क्या है। अब इतना लंबा थोड़ी करने बैठोगे भाई, एग्जाम में इतना लंबा करने बैठोगे फिर तो पेपर आपने कर लिया, ठीक है ना। और क्वेश्चंस का टाइम आप इसमें दे दोगे तो मित्रों और क्वेश्चंस रह जाने हैं। इसलिए सिंपल सी बात है, आपको एक रूल पता है, लॉ ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट वाला रूल पता है कि अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। उसी चीज़ को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई मोनोहाइब्रिड में क्या आ रहा था? मोनोहाइब्रिड में रेशो आ रहा था मित्रों 1:1। तो कोई दूसरा करेक्टर होगा अगर अपने आप अकेले, तो वो भी मोनोहाइब्रिड है, तो उसका भी 1:1। अब बात जब डाइहाइब्रिड की कर रहे हैं, डाइहाइब्रिड का मतलब क्या? दोनों करेक्टर एक साथ है, तो एक साथ होने की बात हो रही है, तो एक साथ का कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। और जब मित्रों प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1:1:1:1 ये आ गया जी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मित्रों आपने जो मोनोहाइब्रिड का F2 रेशो किया था 3:1, दूसरा किया 3:1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 9:3:3:1 आ गया था। वैसे ही आपको टेस्ट क्रॉस में भी कर देना है, ठीक है ना। मित्रों आपसे वो क्वेश्चन भले ही कुछ भी पूछे, इससे मतलब नहीं है, कुछ भी पूछे, आपको अपना फंडामेंटल्स याद रखने हैं, बेसिक चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब ये है कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखिए। कंसेप्ट आप अपने माइंड में अगर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी किसी भी क्वेश्चन में, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाने हैं मित्रों जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स के क्वेश्चंस की खास बात यही है मित्रों, कोई क्वेश्चन हुआ अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन 10 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड 15 सेकंड में हो जाना है, उससे ज़्यादा वो टाइम लेगा ही नहीं। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है
इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर मित्रों भले ही आप 20 दिन बैठे रहो वहाँ, कंसेप्ट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो मित्रों ये तो हमने बात करनी इसकी। अब मित्रों थोड़ा सा इस बात पर आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे करें। अब न्यूमेरिकल वाला सेक्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मित्रों न्यूमेरिकल देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के ऐसा नहीं है कि किसी भी न्यूमेरिकल को करोगे केवल एक ही तरीके से होगा जो गुरुजी ने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ केवल उसी से नहीं होगा। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी तरीके से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले जाओगे। अगर सारी बातें आपने मेरी ध्यान से सुनी हैं तो उसको अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल को, किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े इजीली, बड़े प्यार से कर ले जाओगे। ये मित्रों बिल्कुल ऐसा है, आप एक बात समझिए मेरी, जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे की जॉब लगी किसी नए शहर में बंदे की जॉब लग गई। उस शहर को वो जानता ही नहीं था, कुछ नहीं जानता, नया था उसके लिए। चला गया जी रहने। अब क्या है, जहाँ रहता है वहाँ से और जहाँ पर जॉब है उसके अपने ऑफिस आना जाना हो रहा है। तो जब मित्रों आना जाना होता है ना शुरू में, तो होता क्या है, जिस रास्ते से जो जाता है उसी रास्ते से वो आता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है क्योंकि और रास्तों का उसको पता नहीं होता, नया शहर है, नहीं पता। चाहे भले ही वहाँ ट्रैफिक मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते से जाएगा, उसी रास्ते से आएगा। जब वो इंसान वहाँ रहने लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं, तो मित्रों वो करता क्या है, वो ये करता है कि उस शहर को तो वो जान चुका होता है, वो शहर पूरा अच्छी तरह जान चुका, और उसको ये भी पता है कि वहाँ तक पहुँचने के कितने कितने रास्ते हैं, कैसे कैसे पहुँचा जा सकता है। मान लीजिए घर से निकला ऑफिस के लिए, ट्रैफिक मिल गया, क्या करेगा, अपनी गाड़ी घुमाएगा, किसी दूसरे रास्ते से निकल लेगा ट्रैफिक से बचता हुआ। यही मुद्दा है इसमें, क्या कि ये जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आप एक ही ट्रिक से करो। बहुत सारी ट्रिक हैं, वो सारी की सारी ट्रिक एक्चुअल में कंसेप्ट्स हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो आप कैसे भी कर ले जाओगे। मैं दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करूंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी सोच कर सकते हो। तो कोई एक या दो नहीं है, बहुत सारे हैं। और वो मित्रों आप तब सीख पाओगे जब आप जेनेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस करो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करके। पुराने पेपर्स, पुराने ईयर्स के पेपर्स निकाल लीजिए, वहाँ से आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगी मेंडेलियन की बहुत सारी, ठीक है ना। 5-10 साल के पेपर देख लीजिए पुराने, वहाँ से प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए तो मित्रों आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों किसी ने बोला है ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस परफेक्ट करती है इंसान को, तो आप भी परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है मित्रों, अब मित्रों हम न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाएं। मित्रों एक या दो टाइप से मैं आपको सारे तरीके बताने की कोशिश करूंगा, आप बातों को समझना। एक न्यूमेरिकल दिया, इन ए डाई हाइब्रिड सेल्फ क्रॉस, इन ए डाई हाइब्रिड सेल्फ क्रॉस, इन ए डाई हाइब्रिड सेल्फ क्रॉस 1280 progenies produced, डायहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस किया जिसमें 1280 प्रोजेनी बनी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फाइंड आउट द प्रोजेनी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोजेनी। पहली चीज दे दी इसने, हमें फाइंड आउट करना है हाइब्रिड फॉर बोथ दी कैरेक्टर, हाइब्रिड फॉर बोथ दी कैरेक्टर्स। ठीक,
ये बोल दिया। तो मित्रों दोनों करैक्टर के लिए हाइब्रिड हो ये निकालना है। तो दिमाग में सोचिए कौन सा जीनोटाइप होगा वो जो दोनों करैक्टर के लिए हाइब्रिड हो। सीधी सी बात है मित्रों, ये होगा। मान लीजिए दो करैक्टर हैं, ये दोनों करैक्टर के लिए हाइब्रिड है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला बता रखा है मित्रों, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 है ना, हेटेरोजाइगस 4, कितने में से, 64 में से। मित्रों आपने जो देखा था पहले वीडियो में, जो रेशो देखा था जीनोटिपिक रेशो 1:2:2:4:1:2:1:2:1, वो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो वो 16 थे। जैसे मोनो हाइब्रिड में 1:2:1 या 3:1 टोटल 4 थे ना। तो डाई हाइब्रिड में कितने हो जाएंगे भाई, 2 हैं, 2 करैक्टर हैं। अगर मोनो हाइब्रिड में 4 बनते हैं तो डाई हाइब्रिड में कितने बनेंगे, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। ट्राई हाइब्रिड में कितने बनेंगे, 4 × 4 × 4 कितना, 64, 64 बन जाएंगे। वही है मामला, तो वही मैंने लगाया इंडिपेंडेंट वाला मामला। अगर तीनों एक साथ हैं तो 3 के लिए कर दो, 2 एक साथ हैं 2 के लिए कर दो, 1 है तो मोनो हाइब्रिड का आपको पता ही है। मेन अगर मित्रों मोनो हाइब्रिड का भी आपको पता है ना रेशो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, दिक्कत आपको कहीं नहीं आनी है, उसी से सारे बना लोगे आप। देखिए तो 4 हैं टोटल 16 में से, तो ये तो आ गया रेशो कि इस जीनोटाइप का रेशो जो होगा डाई हाइब्रिड में वो ये होगा 16 में से 4। तो इतने में से निकालना है, निकाल देते हैं। तो मित्रों ये आ गया 320, आंसर क्या आ गया, 320 आ गया। कि मतलब 320 प्रोजनी ऐसी होंगी 1280 में जो हाइब्रिड होंगी दोनों करैक्टर्स के लिए। इज दैट क्लियर है। अब मित्रों चलो जी, हम इस तरीके से ना करके इसको थोड़ा और तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने जीनोटाइप को माइंड में लाए, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। फ्रीक्वेंसी जब आ जाए, क्या फ्रीक्वेंसी में वो जीनोटाइप होगा, तो टोटल में से निकालना आसान है। दूसरा तरीका मित्रों, करैक्टर हैं 2, एक करैक्टर ये है, एक करैक्टर ये है, 2 करैक्टर है। पूछ रहा है हाइब्रिड फॉर बोथ, ठीक है। हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड हो और ये भी हाइब्रिड हो, तभी दोनों हाइब्रिड होंगे, और तो कोई कंडीशन है नहीं भाई, ये भी हाइब्रिड हो ये भी हाइब्रिड हो। तो मित्रों इसके हाइब्रिड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक करैक्टर के लिए, एक करैक्टर में मोनो हाइब्रिड में हाइब्रिड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, आप ही बताओ क्या थी, 2/4। देखो ना मित्रों, ऐसे आ रहा था ना, ये आ रहा था, ये एक एक आ रहे थे, और ऐसे आ रहा था। तो जीनोटिपिक रेशो आ रहा था 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो आ रहा था ये 3:1 आ रहा था। तो हाइब्रिड की बात कर रहा है, तो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड में तो ये है, तो हाइब्रिड का रेशो क्या है, 2/4। ये हाइब्रिड हो दूसरा करैक्टर, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/4। अब दोनों हाइब्रिड हो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। पूछा कितने में से है, इतने में से, तो ये हो गया। पूछा इतने में से है तो निकाल दो। ये आ गया मित्रों आंसर। तो देखिए ये कितना आसान था, वहां जीनोटाइप सोचना पड़ा, यहाँ तो जीनोटाइप भी नहीं सोचना पड़ा, सिंपल प्रोबेबिलिटी से ही काम चला हो गया। कोई जीनोटाइप नहीं सोचना पड़ा कि कितना जीनोटाइप बनेगा। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हुआ यहाँ से। चलिए जी, अब दूसरी चीज वो पूछता है, तो ये तो एक टाइप का हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है।
एक मित्रों उसने पूछा प्योर ब्रीडिंग बताइए आप। दूसरा क्वेश्चन है प्योर ब्रीडिंग्स, प्योर ब्रीडिंग प्रोजेनी, प्योर ब्रीडिंग प्रोजेनी, प्रोजेनीज। तो मित्रों प्योर ब्रीडिंग कौन कौन सी हैं? आप मोनोहाइब्रिड को लेकर सोचिए, चलो छोड़ो डाइहाइब्रिड का भी मतलब, आप मोनोहाइब्रिड को लेकर सोचिए कि मोनोहाइब्रिड में अगर आपसे पूछा जाए कि प्योर कितने थे तो कितने हैं। जैसे मैंने जीनोटाइप भी लिख दिया मित्रों, जैसे मान लीजिए मैंने जीनोटाइप भी लिखा, ये लिख दिया, मान लीजिए ये लिखा, तो इसमें बताइए प्योर कितने हैं। मित्रों ये प्योर है। प्योर का मतलब ये है कि उसमें जो दोनों अलील होंगे एक जीन के वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है दोनों अलील तो वो प्योर है, और अगर सेम नहीं है तो वो प्योर नहीं है, हाइब्रिड है। तो कितने हैं यहाँ प्योर? एक तो ये प्योर है, एक ये प्योर है, दो प्योर है। कितने में से? 4 में से। ठीक है, अब देखिए मित्रों उसने पूछा प्योर ब्रीडिंग प्रोजेनी। तो मित्रों प्योर ब्रीडिंग प्रोजेनी बताते हैं 2 कैरेक्टर के लिए, 2 कैरेक्टर हैं डाइहाइब्रिड में, इसके लिए प्योर प्रोजेनी हो उसका रेशो 2/4। इस कैरेक्टर के जो प्योर प्रोजेनीज होंगी उसका रेशो 2/4। दोनों में प्योर हो तो दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। ये आ गया 4/16 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्योर प्रोजेनी जीनोटाइप के हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो देखिए मैं जीनोटाइप के हिसाब से भी मित्रों आपको बता देता हूं। मित्रों देखिए एक तो ये प्योर होगा, प्योर है, किसी भी जीन में कोई हाइब्रिड तो नहीं है ना, ठीक है। दूसरा मित्रों एक प्योर ये भी होगा, ये भी प्योर है। तीसरा प्योर मित्रों ये भी होगा, प्योर है। और प्योर मित्रों ये भी होगा, तो डाइहाइब्रिड में 4 जीनोटाइप ऐसे हैं जो प्योर हैं, तो चारों की हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। भाई चारों की फ्रीक्वेंसी जो होगी उनको जोड़ दो तो टोटल प्योर आ जाएंगे। डाइहाइब्रिड में टोटल प्योर कितने थे देखिए, इसमें कितने होंगे उसके लिए 2 की पावर n लगाना है। हाइब्रिड कितना है? एक भी नहीं तो 0, कितना आ गया 1। इसमें हाइब्रिड कितना है? एक भी नहीं 1। इसमें हाइब्रिड कितना है? एक भी नहीं 1। इसमें हाइब्रिड कितना है? एक भी नहीं 1। कितने आ गए? 4। टोटल 1 कितने रहे थे डाइहाइब्रिड में? 16। मित्रों वही तो बात आ गई जो मैंने यहां लिखी थी। जीनोटाइप से भी हम उसी बात पर पहुंचे, वैसे हमने किया कंसेप्ट जो लगाया मैथमेटिक्स का, उससे भी हम इस बात पर पहुंचे। तो मित्रों देखिए 2 रास्तों से हम पहुंच गए उस बात पर। अब पूछा था इसकी तो निकाल देते हैं प्योर लाइन की। अस्सी बार जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये भी 320 आ गया। तो मित्रों आंसर तक आप यहां से भी पहुंच गए, ठीक है ना। वही बात है, जब आप पर जेनेटिक्स अच्छी तरह से आ जाएगी, मेंडेलियन बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी, तो आपको मित्रों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। कोई क्वेश्चन आपके सामने 10 सेकंड से ज़्यादा टिकेगा ही नहीं। हद मार लो 20 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर लगे आपको तो मित्रों उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देना, फिर आप अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाना। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद वो होना भी नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं मित्रों अगली चीज पर। तो मित्रों 2 तो चीज हम सॉल्व कर चुके हैं एक ही क्वेश्चन से। एक ही क्वेश्चन से मित्रों हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चाहे बनाऊंगा मैं, इसी क्वेश्चन से बनाऊंगा, डोंट वरी, देखना कितने क्वेश्चन बनाऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा इसने, इस तरह से भी आ सकता है कि डाटा दे दिया, उसने पूछा कंटेन 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव ट्रेट। कंटेन
वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव ट्रेट, ये बोल रहा। तो पहले हम इंडिपेंडेंट वाले से देख लेते हैं, है ना, मतलब हम जीनोटाइप नहीं सोचे, बिना जीनोटाइप सोचे ही डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए करेक्टर है डाई हाइब्रिड में 2, ये बात तो पक्की है। कह रहा है जी ऐसी प्रोजेनी बताओ जिनके अंदर एक करेक्टर डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो। ठीक है मित्रों, कंडीशन ये ऐसे भी हो सकती है कि पहला करेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में हो, दूसरा रिसेसिव फॉर्म में हो, तो भी जो एग्जामिनर हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना। और मित्रों ये भी तो हो सकता है कि ये वाला करेक्टर रिसेसिव फॉर्म में हो जाए और ये डोमिनेंट फॉर्म में हो जाए, तो भी एग्जामिनर की फुल कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी। मित्रों फिर बता देता हूं, सोचना एग्जामिनर के हिसाब से ही है, अपनी तरफ से नहीं सोचना है। एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसी बात को निकालना है, उसी के बारे में सोचना है। अपनी तरफ से मत सोचिए कि गुरुजी ऐसे भी तो हो सकता है, गुरुजी वैसे भी तो हो सकता है, ऐसे या वैसे से कोई मतलब नहीं है। मतलब उस बात से है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, आपको सिर्फ वो सोचना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर बतानी है। बात समझ में आई? फालतू की चीज़ ना डिलीट करनी है, ना ऐड करनी है और ना फालतू का कुछ सोचना है। क्लियर है ना? ठीक है मित्रों, तो 2 कंडीशन से हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, जो एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो वो ये पूछता कि भाई 2 करेक्टर हैं, मान लीजिए वो पूछता 2 करेक्टर हैं, शेप वाला डोमिनेंट हो और कलर वाला रिसेसिव हो, तब तो फिक्स कर दिया उसने। तब तो वो तभी होगा जब शेप वाला डोमिनेंट हो और कलर वाला क्या हो, रिसेसिव हो। 2 करेक्टर को लेकर बात की, तब हम उसके हिसाब से सोच लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, फिक्स हो गया, वहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा केवल। लेकिन यहाँ कंडीशन जो पूछा है कंटेन वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव ट्रेट, तो मित्रों कंडीशन हो रही है 2 तरीके से फुलफिल। अब 2 तरीके से फुलफिल हो रही है तो हमें सम रूल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? चलिए कोई बात नहीं, सम रूल लगाते हैं। देखिए तो मित्रों ये हो गया। अब इसका हम करेंगे, इसलिए इस कंडीशन के लिए प्रोडक्ट रूल अलग निकालते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट रूल से अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। देखिए अगर डोमिनेंट हो एक करेक्टर के डोमिनेंट होने के या मोनोहाइब्रिड में डोमिनेंट होने के कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/4। देखिए ना मित्रों, 3/4 ही तो है, ये भी डोमिनेंट था और ये भी डोमिनेंट था, यही रिसेसिव था, तो 3 है ना, 3:1, 3 है डोमिनेंट, तो 3/4। ये रिसेसिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। कंडीशन ये हो पूरी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? दोनों का प्रोडक्ट। अब इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि पहला वाला करेक्टर रिसेसिव हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। दूसरा वाला करेक्टर डोमिनेंट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/4। कंडीशन ये हो जाए पूरी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? दोनों का प्रोडक्ट। दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ोगे आप दोनों को, प्लस करोगे दोनों का, तो मित्रों यहां से आ जाएगा 6/16। पूछा कितने में से है? 1280 में से। कितना आ गया? 480, 480 आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आई मित्रों? चलिए तो मित्रों जो चाहो आप क्वेश्चन बना सकते हो, जो चाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा चाहो वैसा क्वेश्चन बना दो। कहो गुरुजी जीनोटाइप का करके बताओ, जीनोटाइप से कैसे करेंगे हम इसको? मान लो जीनोटाइप सोच कर करना चाहते हैं, सोच के कर लो। क्या कह रहा है? एक डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो, ये बोला है। डोमिनेंट हो, लो जी, एक रिसेसिव रखनी है, एक तो ये, एक ये, कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, एक ये,
कंडीशन फुलफिल है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, देख लो, एक डोमिनेंट ट्रेट होगी एक रिसेसिव होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 2 की पावर हेटेरोजाइगस कितने, एक भी नहीं, हेटेरोजाइगस कितने, एक, हेटेरोजाइगस कितना, एक भी नहीं, हेटेरोजाइगस कितना, एक, कितना हो गया, 4, नहीं 4 नहीं 6 हो गया ना मित्रों, 6 हो गया, वही आया था हमारा 6/60, तो कितने में से, 1280 में से कितना आ गया, 480 हो गया। इससे कोई बड़ी बात, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कितने भी बनाना, सॉल्व इजीली होंगे, और सॉल्व होने का कोई एक रास्ता नहीं है, बहुत रास्ते हैं, बस शर्त ये है कि आपने जो पढ़ा है, जो मैंने सिखाया है, वो आपने सही से सीखा हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। मित्रों इसको रटने का कुछ नहीं होता, जैसे क्या है जी मेंडल के तीनों लॉ, कब दिए गए, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन नीट में फ्रेम होता है, इस तरह का नीट में फ्रेम होगा। नेट में इस तरह के क्वेश्चन मित्रों बहुत रेयर ही फ्रेम होते हैं, बहुत रेयर ही आते हैं। नीट में तो इसमें नेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आता है, और वो आपको करना है, वो आपको तब कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल टिकेगा ही नहीं आपके सामने 10, 12, 15 सेकंड मैक्सिमम, नहीं तो नहीं होगा। हाँ नीट में आते हैं, नीट में लर्निंग बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं वहाँ, कंसेप्चुअल भी आते हैं, फैक्चुअल भी आते हैं, तो उनको माइंड में रखना होता है। नेट के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल कम आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मित्रों एक तो ये हो गया, तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स अब आप निकाल लोगे। कोई भी मित्रों आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकाल लेना किसी भी साइट से, जिससे भी आप चाहो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप इजीली कर पाओगे। अब आइए मित्रों अगले क्वेश्चन पर, कोई और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों एक क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉस, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है वो आपको। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉस, और क्रॉस भी दे देगा वो, क्रॉस दे दिया ए बी बी, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इसका क्रॉस कराया, इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल का क्रॉस कराया किसके साथ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉस, इस क्रॉस को आप माने। पूछेगा क्या, अब उसने पूछा कि ये बताइए इस जीनोटाइप का इंडिविजुअल बने जनरेशन में, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किस जीनोटाइप का, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, और स्मॉल एफ, पर्टिकुलर इस जीनोटाइप का बंदा बने, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, आपसे पूछा। ये क्रॉस दे दिया, इस टाइप के जीनोटाइप के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, कोई बात नहीं बता देते। तो मित्रों इस टाइप के जीनोटाइप बनेगा कब देखिए, कैपिटल ए हो और एक स्मॉल ए हो। भाई इस चीज को बनने के लिए क्या चीज जरूरी है कि कैपिटल ए आई एक पेरेंट से और एक पेरेंट से स्मॉल ए आई, तब ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ये बात तो आप मानते हो। तो कैपिटल ए यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा भैया, यहीं से आएगा, इसके पास तो है नहीं ना। यहाँ से आए कैपिटल ए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2।
1/2 क्यों? क्योंकि यहाँ दो है ए, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। केवल कैपिटल वाला ए आए इस बात की प्रोबेबिलिटी है मित्रों 1/2। वैलिड? स्मॉल ए यहां से स्मॉल ए आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है मित्रों? 100%, क्योंकि भैया यहां कोई है ही नहीं दूसरा। यहां तो इस बंदे के अंदर दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, तो गैमीट में जो भी जाएगा वो रिसेसिव ही जाएगा, कैपिटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मित्रों फीलिंग आ रही है ना? मित्रों फीलिंग बराबर आती रही। लाइफ साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, ठीक है ना? हाँ, फीलिंग आ रही है तो समझिए आपकी समझ में आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रही तो समझिए समझ में नहीं आ रहा है। तो मित्रों यहाँ से ये आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। ये भी आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। भाई 1/2 का जब करोगे आप, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो जब बनेगी जब कैपिटल ए यहाँ से आए, स्मॉल ए यहाँ से आए, ओ सॉरी ये 1 है ना मित्रों, 100% 1। ये मैंने बोला ना 1/2, गलती से लिख गया था, बिग सॉरी फॉर दैट। यहाँ दोनों कैसे हैं? रिसेसिव फॉर्म में है, तो यहाँ से तो 100% क्या है कि रिसेसिव ए ही आएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। तो 1 की गुना 1/2 इंटू 1 किया आपने, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इस जीनोटाइप बनने की कितनी आ गई? 1/2। क्लियर है? ठीक। अब मित्रों 100% को 1 लिख देते हैं रेशो में के हिसाब से। अब देखिए ये जीनोटाइप बने, ये कैसे बनेगा कि एक बंदे से, एक इंडिविजुअल से कैपिटल बी आए और एक इंडिविजुअल से स्मॉल बी आए, ये तो तब बन पाएगा, मानते हो? तो देखिए यहां से बी आए कैपिटल, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? भैया यहां तो दोनों ही बी है कैपिटल, तो यहां तो बंदा जो गैमीट बनाएगा उसमें कैपिटल बी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि है ही दोनों तरह, एक तरह का है ही, एक तरह का, तो वही जाएगा जो है। तो यहां से मित्रों प्रोबेबिलिटी 100%। यहां से ये आए स्मॉल बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? ये भी 100%, क्योंकि उस पे कैपिटल नहीं है, इस पर स्मॉल नहीं है, तो यहां से तो कंडीशन ये बननी है। तो मित्रों जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुना कितना? 1। गुना हम इसलिए कर देंगे क्योंकि पूरे इस जीनोटाइप का पूछ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी पूरे का पूछ रहा है, तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। अब मित्रों इस पे आ जाइए आप, स्मॉल डी बने, इसका क्या होगा? स्मॉल डी दोनों पेरेंट्स से स्मॉल डी आए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहां से स्मॉल डी आए और यहां से भी ये आए, तो देखिए यहां से इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। यहां से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहां से भी आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। 1/2 इंटू 1/2 जब करोगे तो आएगा 1/4। तो गुना में क्या कर दोगे? 1/4, या मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया आपने? 1/4। अब इसने पूछा इसका, अब देखिए एक पेरेंट से कैपिटल ई आए, एक पेरेंट से स्मॉल ई आए, तो कैपिटल ई आए, कैपिटल ई यहां से तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा। तो मित्रों यहां से कैपिटल ई आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, और यहां से ई आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और मित्रों ये वाला जीनोटाइप जब बनेगा जब कैपिटल एफ दोनों, वो स्मॉल एफ दोनों तरफ से आए, तो स्मॉल एफ यहां से आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, और यहां से आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। तो इसका आ गया कितना? 1/2। इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना आ गया? 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया। मित्रों एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां से कैपिटल आए इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यहां से ये आए इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1, रिसेसिव वाला, तो टोटल हो गया 1/2। यहां से बी आए और यहां से स्मॉल बी आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है मित्रों, क्योंकि यही बनेगा 1। अब देखिए इस पे आते हैं डी पर, ये वाला जीनोटाइप बनाना है। यहां से स्मॉल डी आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 ये है,
और यहाँ से स्मॉल आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4। अब इसका आ जाते हैं, इसका जब आ गए, अच्छा इसका मित्रों 1/2 आएगा। देखिए ई का 1/2 है, क्योंकि 1/2 लिखा है ना, तो यहाँ 1 लिख दिया था गलती से, बिग सॉरी। तो यहाँ से कैपिटल ई आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और यहाँ से ये आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो मित्रों ये आ गया कितना, 1/2, 1/2। ठीक है, ई भी हो गया, ई भी निपट गया। एफ पर आ जाइए, यहाँ से आए स्मॉल एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ से स्मॉल एफ आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 100%, 1/2। तो आंसर आ जाएगा मित्रों 1/32। ये है आंसर। ठीक है मित्रों, छोटे मोटे इसलिए मिस्टेक्स हो सकती हैं कि ठीक है, जैसे समझा रहे हैं, माइंड कुछ और सोच रहा है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी एक बार आप रीचेक कर लीजिए, एक बार जरूर रीचेक कर लें, क्योंकि मामला थोड़ा मैथमेटिकल है और बायोलॉजी वालों का मैथमेटिकल थोड़ा सा मैं मानता हूँ कैसा रहता है। थोड़ा सा रीचेक एक बार अपने आप को भी कर लें। जैसे आप देख रहे हो कभी कभार थोड़ी बहुत इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं मेरे से भी समझाते टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप एक बार रीचेक कर लें। तो मित्रों आंसर आ गया 1/32। दिस इज द आंसर। तरीका ये है मित्रों जो मैंने आपको समझा दिया है। अब मित्रों हम आ जाते हैं किसी और टाइप की क्वेश्चन पे। अब मित्रों मान लो 2 क्रॉस ना देकर वो 3 क्रॉस दे दे, 4 क्रॉस दे दे, ट्राई हाइब्रिड के लिए पूछ ले, टेट्रा हाइब्रिड के पूछ लिए, या पेंटा के लिए पूछ ले। अब मित्रों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तरीके मैंने बता दिए, चाहे भले ही वो किसी के लिए पूछे आप इजीली बता दोगे। ठीक है। अब मित्रों एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, सम रूल का एक आपको आज मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि एक फॉर्मूला है जिससे सम रूल को डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, लेकिन उस फॉर्मूले की नीड कहाँ पड़ेगी आपको, ये भी आप पहले समझिए कि कहाँ नीड पड़ेगी। नीड पड़ेगी कब, समझिए, एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा कि जी एक मैरिड कपल है, उसको 2 बच्चे हों, एक मैरिड कपल को 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, एक लड़का हो एक लड़की हो। एक मैरिड कपल है जिसको 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर वो ये पूछे एक मैरिड कपल है, उसको पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, मैरिड कपल हो गया एक। अब क्या कह रहा है कि इस मैरिड कपल को पहला लड़का हो, फर्स्ट सन, सेकंड डॉटर, ऐसे लिख देता हूं, पहला सन हो दूसरी डॉटर हो। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इस तरीके से हो। एग्जामिनर हमें इस बात के लिए पूछ रहा है, आपको फालतू नहीं सोचना है कि गुरुजी कोई जरूरी थोड़ी है पहले मतलब लड़का ही हो, लड़की भी तो हो सकती है, मैं भी मान रहा हूँ मतलब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको वो नहीं सोचना है। आपको सोचना क्या है, जो एग्जामिनर आपसे सोचने के लिए बोल रहा है, केवल उतना सोचना है। प्रोबेबिलिटी वो तभी तो निकलवा रहा है, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी मित्रों किसी भी चीज़ की तब निकलती है जब वो इवेंट हुआ ना हो। अगर वो इवेंट हो गया उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकलवाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो 100% हो गया। किसी को बेबी हो गया, ठीक है, मान लीजिए बेबी हो या बाबा हो, इट डजेंट मैटर कि बेबी हुआ है या बाबा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा हो गया, लड़का हुआ, फिर पूछे कोई अब बताओ लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अरे भैया किस बात की प्रोबेबिलिटी, लड़का हो तो गया, खत्म, चांस तो खत्म। जब लड़का हो ही गया है तो किस बात की प्रोबेबिलिटी। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी तब निकाली जाती है जब कोई इवेंट हुआ ना हो, होने वाला हो या फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होती है। हो चुके इवेंट के लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो बोला जी पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ठीक है निकाल देते हैं। मित्रों इस इवेंट से ही मतलब इस कंडीशन से ही फुलफिल होगी एग्जामिनर की कंडीशन, तो कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, पहले लड़के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी लड़की हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2,
ये इवेंट ऐसे ऐसे हो, पहले लड़का दूसरी लड़की, तो इसकी आ जाएगी कितना 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब मान लीजिए वो ये ना पूछकर आपसे ये पूछे कि जी एक मैरिड कपल है, उसके 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो। अब उसने बात घुमा दी, क्या कहा, एक मैरिड कपल है, उसके 2 बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो। एक मैरिड कपल, एक लड़का हो एक लड़की हो, 2 बच्चे हों, एक लड़का एक लड़की बोल रहा है, तो 2 कंडीशन से हो सकती है मित्रों। एक तो पहले लड़का हो जाए दूसरी लड़की हो जाए, कंडीशन इससे भी फुलफिल हुआ। एक पहली वाली लड़की हो और दूसरा लड़का हो, इससे भी कंडीशन फुलफिल। तो 2 कंडीशन से हो रही है ना, तो 2 कंडीशन से अगर हो रही है तो मित्रों, तो दोनों का हम निकाल कर, इस कंडीशन का निकाल कर इस कंडीशन का कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा। इस कंडीशन का आ गया ये, अगर ये वाली हो सन डॉटर का तो 1/4, ऐसे ही इसका आएगा 1/4, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2/4, 1/2। 50% चांस है इस तरह का कॉम्बिनेशन होने का, वैलिड। लेकिन मित्रों अब यहां तो हमने सम रूल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी तो आ सकता है आपके लिए। मान लीजिए वो ये कहता है एक मैरिड कपल है और उसके 5 बच्चे हों। कितने बच्चे हों 5। 5 में से अगर वो कंडीशन लगा देता है कि पहले 2 लड़के हों या पहले 2 लड़कियां हों और पीछे 3 लड़की हों, पहले 2 लड़की हों और पीछे 3 लड़के हों, तब तो मामला ही निपटा दिया उसने। वो कह रहा है कि पहले 2 लड़के हों और बाद में जो हों वो 3 लड़कियां हों, तो वो तो केवल इसी चीज से होगी कि पहले 2 लड़के हों, पहले 2 लड़के और बाद में 3 लड़कियां। इसके लिए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये कंडीशन इसी तरीके से हो सकती है और होगी ही नहीं। या बोल दे कि पहले 3 लड़कियां उसके बाद 2 लड़के हों, तो ये कंडीशन ऐसे होगी, ठीक है। या बोल दे पहले 2 लड़के हों उसके बाद 1 लड़की हो और फिर 2 लड़के हों, तो पहले 2 लड़के हों फिर 1 लड़की हो फिर 2 लड़के हों, ये बोल दिया। ये भी कंडीशन इस तरीके से होगी। तो यहाँ तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ये होगी। लेकिन अगर वो मित्रों ये बोलता है कि एक मैरिड कपल है, उसके 5 बच्चे हों, 5 बच्चे हों उस पे, जिनमें क्या 3 लड़के हों और 2 लड़की हों, क्या हो 3 लड़के और 2 लड़की। अब क्या करें, अब तो कॉम्बिनेशन बहुत तरह के बन सकते हैं ना भाई। 3 लड़के और 2 लड़की कॉम्बिनेशन देखिए आप, 5 बच्चे की कह रहा है। मान लीजिए बच्चे 1 2 3 4 5, 3 लड़के 2 लड़कियां, कॉम्बिनेशन कितने भी बना लो बन जाएंगे। तो क्या पेपर में बैठकर कॉम्बिनेशन ही बनाते रहेंगे 5 बच्चों के लिए? ये भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वहां पर मित्रों आप एक फॉर्मूला बताता हूं, आप वो उस फॉर्मूले को लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मित्रों ये n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू p a इंटू q b। ये फॉर्मूला है सम रूल का, किसी में भी अप्लाई करके आप इसको देख सकते हो। n फैक्टोरियल क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। n बोले तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो भी हैं, a बोले तो a क्या है? a बोल रहा है नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, a है नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट। b क्या है? b है नंबर ऑफ सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट। p और q क्या है? p है p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव मित्रों, एक्सक्लूसिव इवेंट ही है ना, ये भी बच्चे का होना भी एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब एक ही मित्रों क्या है, अब या तो एक बच्चा होगा, अब बच्चा जो होगा या तो लड़की होगी या लड़का होगा, सीधी सी बात है। अगर लड़का हुआ तो लड़की नहीं है,
और लड़की है तो लड़का नहीं है, एक्सक्लूसिव इवेंट इनको भी बोलेंगे ना। हाँ, तो इसका रूल है n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल p की पावर a q की पावर b। a फैक्टोरियल बोले तो नंबर ऑफ a क्या है, a समझिए पहले, n तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ इवेंट्स हैं n, जैसे 5 बच्चे हैं तो 5 इवेंट हैं वहां पे, ठीक है। a क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, b नंबर ऑफ सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, और q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट। फैक्टोरियल मैं आपको बताता हूं, वो देखिए। अब उसने बोला 5 बच्चे हों, जैसे उसने बोला 5 बच्चे हों, 5 में से आप जो चाहें वो देख सकते हैं। मान लीजिए 5 में से कहता है 3 लड़के हों और 2 लड़कियां हों, 2 डॉटर हों, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो निकाल देते हैं मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल इवेंट कितना, 5 फैक्टोरियल, ओहो 5 फैक्टोरियल इंटू ए फैक्टोरियल। ए इवेंट मतलब ये हो गया 3 लड़कों वाला जो इवेंट है वो पहला है, दूसरा ये है, तो ए क्या है 3, सन कितने 3 बोल रहा है, 3 फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल, बी इवेंट ए है, इवेंट बी नंबर ऑफ द सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट, बी ए इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। 2 फैक्टोरियल इंटू पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, इसलिए मैंने ए लिखा है, फर्स्ट की पी है, सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट की क्यू है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, लड़के का होना, और लड़के के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और है कितने 3 के लिए बोल रहा है, 3 लिख दिया मैंने पावर इंटू Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट। सेकंड एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा है, ये, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और पावर कितनी कर देंगे इसकी 2, तो देखिए ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट 5, नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट ए फैक्टोरियल, तो ए की जगह 3 फैक्टोरियल लगा दिया इंटू बी कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट। फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा था, लड़के का होना, लड़के के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। टोटल कितने लड़के बोला उसने 3 पावर लगा दी। लड़की के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, लड़की कितनी बोल रहा है होने के लिए 2 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब मैं थोड़ा फॉर्मूला को मित्रों रफ कर देता हूँ तब बताता हूँ। यहाँ तक तो मित्रों समझ में आ रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना बराबर, फिर ठीक है। देखिए 5 फैक्टोरियल को खोलते हैं हम, 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे जब तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल खुल गया। ए फैक्टोरियल था, ए फैक्टोरियल क्या था 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, 3 × 2 × 1 लिखने की आपको कोई नीड नहीं है, वो रहने दीजिए, पर हाँ 0 मत लिख देना, 1 लिखने की नीड नहीं है मानता हूँ, लेकिन 0 भी मत लिख देना कभी जी, ये लिख दिया 1 × 0, ऐसे भी मत कर देना मित्रों, क्योंकि 0 लिख दिया तो सबको 0 हो जाना है, ठीक है। तो 0 नहीं लिखना है, 1 लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बी फैक्टोरियल चलो लिख देता हूँ, पहली बार समझ रहे होंगे लिख देता हूँ, बाद में कहोगे गुरुजी हमें याद नहीं रहा हमने 0 लगा दी, ऐसे नहीं करना। बी फैक्टोरियल था, बी फैक्टोरियल क्या 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे किस फॉर्म में 2 × 1, यहाँ पे लिखा 1/2 × 1/2, ये इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 की मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 में 60, और 60 की 2 में करोगे तो कितना 120, ओहो 120, 20 या 60 दूनी 120, ठीक है। इसका करिए 3 दूनी 6,
ठीक है, इसको खोलेंगे जब, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब देख लीजिए किससे क्या कट रहा है। चाहो तो पहले यहीं भी काट सकते हो, मान लो यहाँ तक ना करो, यहाँ तक पहुँचने ही मत दो, यहीं पर कर लो जो भी। इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, ये बच गया 20 अपॉन, यहाँ से बचा क्या 2, लो जी, यहाँ से यहाँ ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/4। ये ऐसे ही हुआ ना मित्रों, 20 ऊपर 20 बचा, 20 लिख दिया, नीचे क्या बचा था 2 बचा था, 2 लिख दिया। इसको जब हम ओपन करेंगे तो 1/8 आ जाना है, इसको ओपन करेंगे 1/4 आ जाना है। 4 से हम 20 को कर देंगे, काट देंगे, निपटा देंगे, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, बच क्या गया है, ये आंसर आ गया। मतलब जो ये कंडीशन ये पूछ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/60। दिस इज द राइट आंसर। तो मित्रों इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे लगता है अब आपकी सारी बात समझ में आ चुकी है। बस यही मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, दोबारा से क्या कई बार कह रहा हूँ मित्रों, आपने तीनों लॉ पढ़े, तीनों लॉ के कंसेप्ट समझे, उन कंसेप्ट को अच्छे से हों, इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर नहीं की आपने मित्रों से कंसेप्ट जाते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है ना। एक बार आप कर लीजिए। जेनेटिक्स मित्रों ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार दिमाग में आ गया ना आपके, एक बार आ गया तो मित्रों कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप खुद भी कितनी भी कोशिश कर लेना, आप भुला नहीं पाओगे इस सब्जेक्ट को। एक बार आ गया तो आ गया। ये समझने का है, केवल मेंडेलियन जो है केवल समझने की है, रटने का इसमें कुछ भी तो नहीं है। और एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ना मित्रों, कितनी भी कोशिश करना भूल ही नहीं पाओगे। भूल जाओ तो मुझे बताना, नहीं भूल पाओगे। इसलिए मैक्सिमम आप इसको प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है ना। लर्न करने की कोशिश कम करो, करना ही नहीं है। कंसेप्ट को दुरुस्त करने के लिए प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट अगर हो गया तो सब कुछ माइंड में है। अब जो चाहे एग्जामिनर वो पूछे, आंसर आप दे पाओगे। क्लियर है? तो मित्रों ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में जो हम करेंगे नेक्स्ट, वो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। तो मित्रों प्रैक्टिस करना अच्छे से, और अगर जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी बना सकते हैं अपने, चाहें तो पॉज कर लिया, नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आपकी कोशिश करने के बाद भी, तो मित्रों मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सेंड कर सकते हो। कोई क्वेश्चन जो होगा मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा, कितने क्वेश्चंस हैं, किस किस के कमेंट हैं। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम्स पे ही बना दूं जो आपकी आती हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं बनाई तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए नहीं, मतलब इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच मित्रों। ओके बाय।